हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर के शर्मा है और मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का फिजिक्स का सेक्शन पढ़ाऊंगा। अच्छा, फिजिक्स का सेक्शन का अगर मैं आपको कोर्स कंटेंट बताऊं तो चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक अपना फिजिक्स का सेक्शन है। आपके जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक है, वो फिजिक्स का सेक्शन है। नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम लोगों को फिजिक्स में ये पढ़ना है। पहला अपना 10 नंबर का जो चैप्टर है वो चैप्टर है लाइट। इस लाइट वही चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को एक तो फिनोमेना पढ़ना है रिफ्लेक्शन और एक पढ़ना है रिफ्रैक्शन, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लाइट जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रेवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडिया में तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो अपने ओरिजिनल ट्रैक से मुड़ती कैसे है। तो ये पढ़ना है अपने को रिफ्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो 11 चैप्टर है वो आ जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का कोर्स कंटेंट क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ये देखना है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पूरा का पूरा लेंस कैसे लगा होता है, उसमें कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, इमेज कैसे बनती है। और अगर ह्यूमन आई में कोई डिजीज हो गई, अगर मान लो उसको ऑब्जेक्ट धुंधले दिखने लग गए, तो उनका अपन करेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे। तो ये पढ़ना है अपने को। और कलरफुल वर्ल्ड के अंदर हम लोग को ये पढ़ना है कि जैसे अपने को स्काई ब्लू कलर का नजर आता है तो ये ब्लू कलर का क्यों नजर आ रहा है, अपने को स्टार्स चमकते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, अपने को स्पार्कल करते हुए क्यों नजर आते हैं स्टार्स, अपने को सुबह सुबह जब सनराइज होता है या शाम के टाइम जब सनसेट होता है तो अपने को जो सन है वो रेडिश कलर का क्यों नजर आता है। तो ये कलरफुल वर्ल्ड के लिए पढ़ेंगे अपने को। अपना जो रेनबो है वो क्यों बनता है, तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद में अगला चैप्टर जो कि अपना 12th नंबर का चैप्टर है वो आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, किसी भी कंडक्टिंग वायर यानी कि मेटेलिक वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है और जब ये करंट फ्लो करती है तो ये क्या क्या फिनोमेना प्रोड्यूस करती है। तो ये पढ़ना है अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसी सेक्शन के अंदर अपने को थोड़ा बैटरी को डिस्कस करना है कि बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है और करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या है। मतलब कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि हीटर के अंदर होता है, अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो वायर गर्म हो जाता है। तो वो गर्म कैसे हो जाता है, कौन से फॉर्मूले काम करते हैं, तो ये पढ़ना है अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके बाद में जो अगला सेक्शन है 13 नंबर का चैप्टर वो आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस सेक्शन के अंदर अपने को क्या पढ़ना है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर, अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर हम लोग देखें तो कंडक्टिंग वायर के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और जो लास्ट चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर जो 14 नंबर का चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि एनर्जी के अलग अलग टाइप के सोर्सेज कौन से होते हैं और उनसे हम लोग कैसे एनर्जी गेन करते हैं, अलग अलग टाइप की एनर्जीज कौन सी होती है और वो क्या क्या काम में आती है। तो ये पढ़ना अपने को सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक आप लोगों का फिजिक्स का सेक्शन है जो कि मैं टीच करूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर लाइट है। तो देखो, ये मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे और ये आपके साइड में नोट्स है स्क्रीन के ऊपर और ये कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है मैंने, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊँगा। और क्योंकि फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो काफ़ी डिटेल में होता है, तो इसलिए आप लोगों को लिखना ना पड़े इसलिए नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं साथ में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइट की। लाइट के लिए सबसे पहले तो आप दो प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, ठीक है ना, दो इसकी बात याद कर लीजिए। कि नंबर सबसे पहली बात, कोई पूछे कि यार व्हाट इज लाइट, आपसे कभी भी कोई पूछे व्हाट इज लाइट तो आपको केवल एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि लाइट इज जस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का टाइप है। जैसे एनर्जी के अलग अलग टाइप होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी के भी दो टाइप हैं, कौन से? काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी इन दो से मिलकर बनती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्सेस के अगेंस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा हुआ है, जैसे मान लो अपन ने एक पत्थर उठा के किसी हाइट पे रख दिया तो उसके अंदर एक एनर्जी कंटेन होगी जिसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलके बनाती है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि साउंड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। ऐसे ही लाइट में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी। तो लाइट इज जस्ट ए टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक टाइप है। अच्छा, अगला पॉइंट आपके दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो मार्कर से जो हाईलाइट किया हुआ है, उसके अंदर देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि हम लोग लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन लाइट जिन पर लैंड करती है वो ऑब्जेक्ट अपने को दिख जाते हैं। हम लोग लाइट को कभी भी नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार मैं लाइट को देख सकता हूं तो आप गलत हो, आपको लाइट कभी भी नहीं दिखती आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है जिसके ऊपर लाइट लैंड कर जाती है। देखो, सन से लाइट आती है और सन से लाइट आके मून पे गिरती है, तो आपको वो लाइट नहीं दिखती कि लाइट किधर से किधर होते हुए मून के ऊपर गिर रही है। लेकिन जब लाइट मून पे लैंड कर जाती है तो आपको मून दिखने लग जाता है।
आप अभी अपने कमरे में अपने सराउंडिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर लाइट गिर रही है, इसलिए आपको नजर आ रहे हैं। अगर इस कमरे में से, आपके कमरे में से अगर लाइट डिलीट कर दिया जाए, अब वो लाइट के सोर्स से चाहे कुछ भी हो सकता है आपने ट्यूबलाइट जला रखी हो सकता है आपने कोई बल्ब जला रखा हो, या हो सकता है कि सनलाइट का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सनलाइट है या बल्ब की लाइट है या ट्यूबलाइट की लाइट है, ये आपके कमरे के ऑब्जेक्ट्स पे गिर रही है। और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस लाइट के गिरने की वजह से पहले उसको ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे, अपन ये समझते हैं सबसे पहली बात। जैसे क्या हुआ, आपको इस कमरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। आपको अपना पेन नजर आ रहा है, आपको अपनी कॉपी नजर आ रही है, आपको अपनी बुक नजर आ रही है, आपको मोबाइल फोन नजर आ रहा है, आपको अपनी टेबल नजर आ रही है, बेड नजर आ रहा है, पंखा नजर आ रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस कमरे में लाइट मौजूद है। हो सकता है कि वो इन ऑब्जेक्ट्स के पास में नहीं हो, लेकिन वो जो मौजूद लाइट है पहले इन ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है। गिरने के बाद में ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जैसे सिंपल आप अपने पेन की बात करते हैं अपन। आपका पेन कैसे नजर आ रहा है आपको? आपका पेन ऐसे नजर आ रहा है कि कमरे में जो भी लाइट अवेलेबल है, जैसे कि सनलाइट अवेलेबल है, या आपने कोई बल्ब जला रखा है, या आपने ट्यूबलाइट जला रखी है, तो उससे लाइट आ रही है और लाइट आके आपके पेन के ऊपर गिर रही है। अब पेन क्या कर रहा है, उस गिरी हुई लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और एब्जॉर्ब करके, क्योंकि अगर लाइट केवल एब्जॉर्ब होती हुई तो ये एनर्जी से फट जाएगा पेन। क्यों? तो इसलिए इसको लाइट रीमिट भी करनी पड़ेगी। तो क्या करता है ये, पहले जो आपका पेन है ये पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जो एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी है वो वापस रीमिट करता है। रीमिट करता है इसका मतलब आपके पेन से लाइट निकल रही है, और पेन से लाइट निकल रही है तो वो आपकी आंखों में जाती है। आंखों के अंदर एक लेंस है, लेंस उस लाइट को आपके रेटिना पे फोकस कर देता है। रेटिना से एक नर्व जा रही है जिसको हम लोग ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, और वो ऑप्टिकल नर्व आपके ब्रेन के अंदर ये सेंसेस ले जाती है कि इस पेन का कलर ऐसा है, इस पेन का डिजाइन ऐसा है, ये पेन आपको दिखने लग जाता है। अगर अपन इस पेन से आने वाली लाइट की रे को ब्लॉक कर दे, आप एक काम करो, पेन के आगे हाथ लगा लो अपना, और हाथ लगा के अब आपको पेन नहीं दिखेगा। ठीक है ना? अगर आपने पेन को हाइड कर दिया तो आपको पेन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा पेन अब आपको? क्योंकि लाइट से, जो लाइट की रे आ रही थी पेन से, उसने आपको क्या कर, आपने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक कर दिया तो वो आपकी आंखों में नहीं जा रही, तो इसलिए आपको पेन दिखना बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि लाइट जिसके ऊपर गिरती है और जब वो गिरी हुई लाइट री इमिट होके अपनी आंखों तक पहुंचती तो अपने को वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो ओवरऑल मैं आपको क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग लाइट को नहीं देख पाते। जो लाइट पेन के ऊपर गिर रही है उस लाइट को नहीं देख पाते, लेकिन जब वो लाइट पेन पे गिर गई है और वापस फिर वो पेन ने रीमिट करी, वो लाइट से हम लोग क्या कर पाते हैं, उस लाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, बात कर रहे हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, दो तीन पॉइंट याद रखने हैं नेचर ऑफ लाइट के अंदर। ये रहा नेचर ऑफ लाइट, ये देखो, ये मैं हाईलाइटर से ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ लाइट है। और इस नेचर ऑफ लाइट के अंदर अपने को क्या याद रखना है कि लाइट के दो नेचर हैं। एक नेचर तो होता है वेव नेचर। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का नेचर वेव है। मतलब लाइट का जो तरीका है प्रोपिगेट करने का, वो वेव के फॉर्म में तरीका है, कि लाइट हमेशा वेव के फॉर्म में चलती है। अच्छा, कौन सी वेव माना जाता है लाइट को? लाइट को माना जाता है ट्रांसवर्स नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप केवल याद कर लो, ट्रांसवर्स नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग लाइट को कंसिडर करते हैं कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। हालांकि अभी अपने को ये पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के अंदर आएगा ये वेव ऑप्टिक्स एक सेक्शन आएगा, उसके अंदर हम लोग इस नेचर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा जो नेचर है दूसरा नेचर है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है? कुछ साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। मतलब लाइट जब फैलती है, लाइट जब प्रोपेगेट होती है, आगे बढ़ती है, तो वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, लाइट के जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट के पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे फोटोन। और ये थ्योरी जो दी थी, ये मैक्स प्लांक ने दी थी। और मैक्स प्लांक इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसको हम लोग फोटोन थ्योरी कहते हैं। ये दी थी मैक्स प्लांक ने। ये पार्टिकल ऑफ ये जो है पार्टिकल ऑफ लाइट जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। अच्छा, उसके बाद में बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते जाओ, आपके सामने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले बात करें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। लाइट की स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? सी से। अच्छा, इस सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10⁸। देखो 10 के ऊपर 8 लगा हुआ है, और अगर अपन इसको किलोमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो स्पीड मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। एग्जैक्टली तो ये स्पीड वैक्यूम के अंदर होती है, लेकिन अपन एयर में भी यही स्पीड मानते हैं
थोड़ा सा कम होती है, बहुत मामूली सा कम होती है, लेकिन एयर में भी हम लोग यही स्पीड मानेंगे कि लाइट की स्पीड एयर में भी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लाइट और कहाँ कहाँ चल सकती है? भाई हर ऑब्जेक्ट में तो चलेगी नहीं लाइट। ऐसा तो है नहीं कि लाइट जो है वो आपके कमरे की दीवारों के अंदर भी एंटर कर जाएगी। लाइट हमेशा चलती है ट्रांसपेरेंट मीडिया के अंदर। ट्रांसपेरेंट मीडिया कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिनके अंदर है एक साइड से खड़े होकर दूसरी साइड भी नजर आता है, उनको अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया। जैसे कि ग्लास है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है। जैसे आप लोग कार के अंदर बैठते होंगे, तो कार के अंदर आप जब ड्राइवर सीट के पास में बैठते होंगे या पीछे वाली सीट पे बैठते होंगे, तो जो कार के शीशे लगे हुए हैं, कार के जो कांच लगे हुए हैं, उन कांच से आप बाहर देख पाते हो। ड्राइवर जो आगे की विंडशील्ड होती है, उस विंडशील्ड से बाहर देख पाता है, ताकि सामने वाली गाड़ियां उसको नजर आ जाए कि कौन सी गाड़ियां सामने से आ रही है। तो वो जो विंडशील्ड है वो ग्लास की बनी हुई है और ट्रांसपेरेंट है वो, तो लाइट उसके अंदर चलती है। जो सामने से गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी से आने वाली रे उसको क्रॉस करके, उस विंडशील्ड को क्रॉस करके, ग्लास से बनी हुई विंडशील्ड को क्रॉस करके ड्राइवर की आंखों में जाती है। तो इसका मतलब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया में चली, उस ग्लास के अंदर चली लाइट। अच्छा, और जैसे लाइट वाटर में भी चल पाती है। वाटर के अंदर कैसे चल पाती है? जैसे मान लो एक क्लीन वाटर की बकेट के अंदर आपने क्लीन वाटर की बकेट ली हुई है, आपने उसके अंदर पानी भरा हुआ है, बिल्कुल क्लीन है पानी। अब उसके अंदर अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया, मान लो नीचे एक पत्थर डाल दिया या कोई भी कॉइन डाल दिया, तो आपको आराम से वो कॉइन नजर आ जाएगा, पत्थर नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडिया में चलती है। ऐसे मीडिया जिनके अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाती, जैसे आपकी दीवार के अंदर नहीं चलेगी लाइट, तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया में भी चलती है। कुछ ट्रांसपेरेंट मीडिया के मैंने नाम लिखे हुए हैं, देखो ये जो है ये लिखा हुआ है मैंने एयर, ये लिखा हुआ है मैंने ग्लास, और ये लिखा हुआ है मैंने वाटर। इनके अंदर लाइट चलती है। अच्छा, उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। और लाइट के इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं रेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन। रेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन, ये देखो मैं हाइलाइटर से ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, रेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन, इस प्रॉपर्टी को ये बोलेंगे हम लोग। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ये जो स्ट्रेट लाइन इसका पाथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये देखो जस्ट नीचे लिखा हुआ रे ऑफ लाइट। लाइट का जो पाथ होता है, अपन लाइट के पाथ को हमेशा एक एरो से शो करते हैं, और वो जो एरो है वो ये अपने को बताता है कि लाइट किस साइड के अंदर मूव कर रही है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ये एक एरो बना रहा हूँ, ये एक एरो मैंने बनाया, तो ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर मूव कर रही है। ये जो एरो है, इसका ये वाला पोर्शन बोला जाता है एरो हेड, ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एरो का टेल। तो लाइट जो है वो टेल से हेड की तरफ टुवर्ड्स क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये रे कहलाती है। अच्छा, बहुत सारी रे अगर एक साथ हो तो हम लोग उसको बोलते हैं बंच ऑफ रे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बंच ऑफ रे। जैसे अगर मान लो मुझे पैरेलल रे शो कर दी है, तो एक रे मैंने ये बनाई, ये लेफ्ट से राइट आ रही है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस की पैरेलल पैरेलल रेज में बना दूंगा। ये दूसरी लाइट की रे बनाई मैंने, ये मैंने तीसरी लाइन की रे बनाई, तो इक्वी डिस्टेंट लाइन बना दूंगा मैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा बंच ऑफ रे। ये कहलाएगी बंच ऑफ रे। तो ये लेफ्ट से राइट साइड के अंदर जा रही है, और इसको हम लोग बोलेंगे बंच ऑफ रे। ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल वेव जो फॉर्मेट है वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, ये लाइट की रेज है। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट का जो ट्रैक होता है, लाइट का जो पाथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अच्छा, उसके बाद में अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चालू होता है। अभी तक तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। उसके बाद में बात करें हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट की। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के सोर्स कौन कौन से। जस्ट मैं भी आपको बता रहा था, आपको अपने कमरे के अंदर जो भी कुछ नजर आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं आपको, जो जो कुछ दिखाई दे रहा है, इवन आप खुद भी, ये सब क्या है, ये सब सोर्सेज ऑफ लाइट है। चाहे उसमें से लाइट आ रही है या वो किसी दूसरे की लाइट को इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे के सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। आपका पेन है, आपकी पेंसिल है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका बैग है, आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, अब कमरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, पंखा है, दीवारें हैं, ये सब क्या है, ये सब सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब लाइट के सोर्सेज होने का मतलब इनसे लाइट आ रही है। अब लाइट जो है, इसके सोर्सेज दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से, एक तो होता है ल्यूमिनस सोर्स, एक तो है ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स कौन सा होगा, जिसके पास में खुद की लाइट होगी। ये देखो ये नंबर 1 पे डाला हुआ है मैंने ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स कौन सा होगा, ल्यूमिनस सोर्स जिसके पास में खुद की लाइट होगी, जो अपनी खुद की लाइट से इल्यूमिनेट होगा, खुद की लाइट से चमकेगा, उसको अपन बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्स। जिसके पास में खुद की लाइट होती है, किसी दूसरे की लाइट का इस्तेमाल नहीं करता, वो क्या होता है, वो होता है ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कौन कौन सा है ल्यूमिनस सोर्स, सन जो है ये ल्यूमिनस सोर्स है। सन के पास में खुद की लाइट है, इवन वो तो अपने को भी लाइट देता है, तो सन एक ल्यूमिनस सोर्स है। ट्यूबलाइट है, ये एक ल्यूमिनस सोर्स है। बल्ब है, ये एक ल्यूमिनस सोर्स है। कैंडल है, ये एक ल्यूमिनस सोर्स है। तो जिनके पास में खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट से ही वो इल्यूमिनेट होते हैं, खुद की लाइट से ही चमकते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो जो किसी दूसरे की लाइट को लेके उनसे इल्यूमिनेट होते हैं, किसी पराई लाइट से चमकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कमरे के अंदर जो भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, सनलाइट को छोड़ दो, ट्यूबलाइट को छोड़ दो और बल्ब को छोड़ दो, अगर इनसे लाइट आप ले रहे हो तो इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस सोर्स हैं। जैसे मून है, मून के पास में खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से चमकता है, तो मून जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। आपका बुक है, आपका पेन है, आपकी कॉपी है, आपके पंखा है, आपका टेबल है, कुर्सी है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। तो ये है सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब जो भी अपने को दिख रहा है ना, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये याद कर लो आप। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यहां से आप लोगों को कंसंट्रेट कर देना है, क्योंकि अपन पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं और अपने को यही समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या है। जनरली लोग बाग या इवन हम भी क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि जैसे अगर हम लोग सुबह सुबह कांच के अंदर देखते हैं, ठीक है ना, सुबह उठे अपन नहाए धोए और उसके बाद में अपन सामने मिरर के अंदर देखते हैं और मिरर के अंदर अपने को अपनी शक्ल नजर आती है। अपने को शक्ल नजर आएगी तो अपने को क्या लगेगा कि सामने जो शक्ल नजर आ रही है वो तो क्या है, वो तो है इमेज, और हम क्या है, हम है ऑब्जेक्ट। तो हाँ, ये बात सही है कि हम ऑब्जेक्ट है और सामने जो नजर आ रहा है वो इमेज है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होता है, तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। हम लोग तो चलो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए अपने को ऑब्जेक्ट की अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या याद रखो आप, जो भी लाइट की रे आ रही है, जो भी लाइट की रे आ रही है, जो भी इंसिडेंट लाइट की रे है, आप इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो और आप जो है वो इनपुट रे भी बोल सकते हो। जो भी लाइट की रे आ रही है, इनपुट रे बोलो चाहे इंसिडेंट रे बोलो, जो भी लाइट की रे आ रही है और आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने जा रही है, तो वो जो इंसिडेंट लाइट है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लो आप। जो भी इनपुट रेज है या जो भी इंसिडेंट रे है, उनका आप लोग उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लो, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनपुट रेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। बस ये एक लाइन याद रखनी है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनपुट रेज, या इनपुट रेज आपको बोलना अच्छा नहीं लगता तो आप बोलो इंसिडेंट रे। जो भी लाइट की रे आ रही है, मिरर पे गिरने के लिए जा रही है, अभी गिरी नहीं है, जो भी लाइट की रे आ रही है मिरर पे गिरने जा रही है या लेंस पे गिरने जा रही है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां पर वो काटेगी, ठीक है ना, तो काटने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। इसलिए अपने को ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कम से कम 2 रे जरूरी है। 2 रे के बिना, अच्छा 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 1 रे से आप ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 1 रे खुद को कभी भी काटेगी नहीं, क्योंकि एक लाइन कभी भी काटती नहीं है। तो कम से कम 2 रे चाहिए अपने को ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनपुट रेज और इंसिडेंट रे। आप चाहो तो इनपुट रे बोलो, चाहो तो आप इंसिडेंट रे बोलो। तो जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि यार ये 2 लाइट की रे आ रही है, ये 2 लाइट की रे आ रही है, ये रही एक लाइट की रे, ये रही एक लाइट की रे, और ये जो है ये रही दूसरी लाइट की रे, ये 2 लाइट की रे आ रही है, ये दूसरी लाइट की रे है, ये दूसरी लाइट की रे, ये दोनों रे आ रही है। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है मुझे, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। तो देखो ये पीछे बढ़ाने पे तो काटेगी नहीं, अगर मैं इनका बैकवर्ड एक्सटेंशन लूं तो पीछे बढ़ाने पे तो ये काटेगी नहीं, तो कहां काटेगी ये आगे बढ़ाने पे काट लेगी, यानी फॉरवर्ड एक्सटेंशन पे काट लेगी। तो इनको फॉरवर्ड एक्सटेंशन दो, ये इसको मैंने आगे बढ़ाया, सीधा का सीधा आगे बढ़ा दो इनको, ये मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, और ये मैंने इसको भी आगे बढ़ाया, ठीक है ना, ये दूसरी वाली रे को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये दूसरी वाली रे को भी आगे बढ़ाया मैंने, तो ये इस जगह कट गई, इस वाले पॉइंट के ऊपर कट गई, जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं इस वाले पॉइंट पे कट गई। तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अच्छा, हो सकता है रे ऐसे ना आती, ये वाली जो रे है, इन वाली रे को हम लोग बोलेंगे क्या? कन्वर्जिंग रे। कन्वर्जिंग रे क्यों? क्योंकि ये पास पास आ रही है, और जो रेज खुलती हुई होती है, जो दूर दूर जा रही होती है, उनको अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। तो हो सकता है कि आपकी रे कैसी होती, आपकी रे होती ऐसे, एक रे तो ये रही, और दूसरी रे कौन सी होती? दूसरी रे होती है आपकी ये वाली, ये रही आपकी दूसरी रे, ये दूसरी रे रही। अब ये वाली रे आगे बढ़ाने पे तो नहीं काट रही, लेकिन बैकवर्ड एक्सटेंशन अगर अपन दे तो ये कट जाएगी। तो देखो इसको बैकवर्ड एक्सटेंशन दो, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये मैं पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ इसको, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया इसको सीधा का सीधा, और एक मैंने इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया सीधा का सीधा, ये बढ़ाया मैंने इसको भी पीछे की तरफ सीधा का सीधा, तो ये यहाँ पर कट गई, यहाँ पर कट गई। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों रे के केस में, इन वाली दोनों रे के केस में, इन दोनों रे के केस में तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। और इन दोनों रे के केस में, इन दोनों रे के केस में ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि रे आगे बढ़ाने पे काटे, हो सकता है कि रे पीछे बढ़ाने पे काटे, हो सकता है कि रे यहाँ काटे,
हो सकता है कि रे यहाँ पर काटे। तो आप याद रखो कि अगर कोई भी रे, इनपुट रेस या इंसिडेंट रे अगर आगे बढ़ाने पे काटती है या पीछे बढ़ाने पे काटती है, तो उस कटने वाले पॉइंट को, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अच्छा, अगर रे आगे बढ़ाने पे काट रही है, तब तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? तब तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है ना। इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट बोला जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये होगा वर्चुअल। अच्छा, इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा बोला जाएगा? इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट बोला जाएगा रियल है। ये जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट बोला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर आपकी इनपुट रेस अगर पीछे बढ़ाने पे काट रही है, इफ इनपुट रेस इंटरसेक्टिंग बाय बैकवर्ड एक्सटेंशन, बैकवर्ड एक्सटेंशन पे काट रही है, तब तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल। और अगर फॉरवर्ड एक्सटेंशन पे काट रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल। अगर आगे बढ़ाने पे काट रही है फॉरवर्ड एक्सटेंशन पे, यानी ये वाला केस, तब तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्चुअल। और अगर पीछे बढ़ाने पे काट रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक तो होता है रियल ऑब्जेक्ट, और एक कौन सा होता है? एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो, ये यहाँ पर भी कुछ डायग्राम बना रखे हैं मैंने, आपके नोट्स के अंदर भी है। देखो, ये नोट्स के अंदर ये वाला डायग्राम देखो, सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट के लिए बना रखा है। ये वाली दोनों रे, एक रे तो ये आ रही, ठीक है ना, और एक रे कौन सी आ रही? एक रे ये वाली आ रही। और ये दोनों रे जो है, ये पीछे बढ़ाने पे काट रही है, यहाँ पर पीछे बढ़ाने पे काट रही है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है? ये ऑब्जेक्ट है रियल। अच्छा, इसके बाद में बात करें हम लोग कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा। अगर रेज आपकी कैसी आ रही है? रेज आपकी आ रही है कन्वर्जिंग, यानी आगे बढ़ाने पे काटेगी। देखो, ये एक रे आ रही है और एक ये वाली रे आ रही है। तो ये वाली रे पीछे बढ़ाने पे तो काट नहीं रही, लेकिन आगे बढ़ाने पे इस वाले पॉइंट पर काट रही है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कन्वर्जिंग रे तो बनाती है हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और जो डाइवर्जिंग रे बनाती है हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप यही ध्यान रखोगे, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि यार मैं सामने शीशे के खड़ा हूं, तो मैं तो हूं ऑब्जेक्ट और सामने जो मुझे दिख रहा है वो है इमेज। नहीं, ये ऑप्टिक्स में काम नहीं चलेगा इससे। ये आपका काम इसी से ही चलेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनपुट रेस, आप चाहो तो इनपुट रे बोलो, आप चाहो तो इंसिडेंट रे बोलो, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इमेज। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, इमेज। तो इमेज भी आपको वो याद नहीं रख रखा है जो आपने अभी तक याद रख रखा है। वो याद नहीं रखना है कि मैं कांच में देख रहा हूं, मैं शीशे में देख रहा हूं, मैं मिरर में देख रहा हूं, तो मेरे जैसा जो सामने दिख रहा है वो इमेज है। नहीं, इमेज भी दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज भी हो सकता है और वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। अब आपको क्या देखना है कि अपनी जो इनपुट रेज है वो या तो मिरर पे गिर गई या फिर किसी लेंस पे गिर गई। अब उस लेंस पे गिरने के बाद में या मिरर पे गिरने के बाद में, मिरर पे गिरने के बाद में तो उसका होगा रिफ्रैक्शन, और लेंस पे गिरने के बाद में उसका होगा रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, मिरर हमेशा करेगा रिफ्लेक्शन, और मिरर तो करेगा रिफ्लेक्शन, और लेंस हमेशा करेगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो आपको रेज मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट रेज। आउटपुट रेज बोल दो, बाद में तो हम लोग रिफ्लेक्शन होगा तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे। तो मिरर पे गिरने के बाद में जो रे मिलेगी आपको, या लेंस पे गिरने के बाद में जो रे मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट रेज। और इमेज क्या होता है? देखो, ये लिखा हुआ, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आउटपुट रेज, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये आउटपुट रेज का। आउटपुट रेज का जो कटने वाला पॉइंट होता है, जहां पर भी वो कटेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये अपना इमेज, ये इमेज कहलाएगा। अच्छा, वापस इमेज भी दो टाइप की होगी, क्योंकि इनपुट रेज भी दो तरह से काट सकती है, या तो आगे बढ़ाने पर या फिर क्या, या फिर पीछे बढ़ाने पर। अब जैसे सपोज करो इनपुट रेज मिल गई आपको, अब ये इनपुट रेज, अच्छा यहां पर जो वर्चुअल और रियल है वो अपने ऑब्जेक्ट का उल्टा आएगा। उल्टा कैसे आएगा? अगर इनपुट रेज आगे, आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पे काट रही है, ये रही आपकी आउटपुट रेज, ये आउटपुट रेज है, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और ये आउटपुट रेज आपको मिली। अब अगर ये आगे बढ़ाने पे काट रही है, देखो इसको आगे बढ़ाएं अपन तो ये आगे ऐसे बढ़ रही है, और इसको आगे बढ़ाएं अपन तो ये आगे स्ट्रेट लाइन पाथ लेती हुई ऐसे बढ़ रही है आगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट बोला जाएगा इमेज। बस ये दोनों रे कैसी होनी चाहिए? ये दोनों रे होनी चाहिए आउटपुट रे। ये जो दोनों रे है, ये रे है आउटपुट रे। वो ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने ढूंढा था इनपुट रे से, ये दोनों आउटपुट रेस। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बोला जाएगा इमेज। अच्छा, आगे बढ़ाने पे काट रही है तो ये इमेज कैसा हो जाएगा? ये इमेज हो जाएगा रियल। ये इमेज जो है ये हो जाएगा रियल। और अगर पीछे बढ़ाने पे काट रही है, पीछे बढ़ाने पे कब काटेगी? जब रेज का फॉर्मेट हो ऐसा, ये रेज का फॉर्मेट ऐसा हो, ये दोनों रेज ऐसे आ रही हो, तो ये जो है तब तो ये आगे बढ़ाने पे काटेगी। और पीछे बढ़ाने पे कब काटेगी? जब रेज कैसे जा रही हो? रेज हो इस तरह से डाइवर्जिंग,
ये डाइवर्जिंग रेज हो तो अब ये पीछे बढ़ाने पे काट रही है, पीछे बढ़ाओ, देखो इसको, ये सीधा का सीधा अपन ने पीछे लिया इसको, ये पीछे ले लिया, और ये हम लोगों ने इसको पीछे लिया, ये सीधा का सीधा पीछे ले लिया, तो ये दोनों पीछे बढ़ाने पे काट रही है। तो ये वाली रेज कैसे हो जाएगी, ये वाली रेज हो जाएगी आउटपुट रेज है, मिरर पे गिरने के बाद में, लेंस पे गिरने के बाद में निकली है ये, और ये वाला जो पॉइंट है वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये वाला इमेज कैसा हो जाएगा, ये वाला इमेज हो जाएगा वर्चुअल इमेज, ये इमेज हो जाएगा वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है। तो अगर आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पे काट रही है, ये वाला फॉर्मेट, अगर आउटपुट रेज आगे बढ़ाने पे काट रही है तब तो इमेज कैसा हो जाएगा, तब तो इमेज हो जाएगा रियल। और आउटपुट रेज अगर पीछे बढ़ाने पे काट रही है तो इमेज कैसा हो जाएगा, तो इमेज हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, हाइलाइटर से मार्क करता हूं मैं, देखो जरा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस आर टू टाइप्स। ठीक है ना, इमेजेस जो है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी, सबसे पहला है रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होगी, व्हेन आउटपुट रेज इंटरसेक्ट बाय फॉरवर्ड एक्सटेंशन। ठीक है ना, आगे बढ़ाने पे अगर काटे, फॉरवर्ड एक्सटेंशन का मतलब आगे बढ़ाने पे काटे, ये दोनों रेज है, एक रे तो ये आ रही, ठीक है ना, और एक रे कौन सी आ रही, एक रे ये आ रही, और ये आगे बढ़ाने पे काट रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कैसा हो गया, ये हो गया रियल इमेज। अच्छा, दूसरी इमेज कौन सी है, दूसरी इमेज है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होगी, अगर आउटपुट रेज पीछे बढ़ाने पे काटे, देखो एक आउटपुट रे तो जा रही ये रही, एक ये तो ये जा रही आउटपुट रे, ये जा रही, और एक रे जा रही ये रही, ठीक है ना, जिसको मैं हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ। अब ये पीछे बढ़ाने पे काट रही है, ये इसको पीछे लिया और ये इसको पीछे लिया, तो इस जगह कट गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा वर्चुअल इमेज। तो ये जो है, ये बात करी हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिरर। अब अपन ओरिजिनल रिफ्लेक्शन चालू कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा कैसे, मिरर से कैसे लाइट की रे टकराएगी, और टकराने के बाद में किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो पढ़ रहे हैं अपन। अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन किससे होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर से या किसी भी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस से। तो देखो, मिरर का डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है, मिरर इट इज अ शाइनी पॉलिश सरफेस। एक शाइनी, शाइनी मतलब चमकदार, पॉलिश मतलब पॉलिश किया हुआ होता है, इसके ऊपर सिल्वर की या मरकरी की पॉलिश होती है ताकि ये शाइनी सरफेस बन जाता है। इट इज ए शाइनी पॉलिश सरफेस विच कैन नॉट एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बाकी ऑब्जेक्ट जो शाइनी नहीं होते वह लाइट को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जैसे आपकी बुक है, बुक शाइनी नहीं है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसी लाइट एनर्जी को वापस क्या करती है, रीमिट करती है, इसलिए अपने को बुक दिखती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, मिरर, मिरर क्या करेगा, जो भी लाइट एनर्जी इसके ऊपर गिरेगी, इसको ये क्या करेगा, शाइनी सरफेस से है एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, और वापस क्या कर देगा, बाउंस बैक कर देगा। ठीक है ना, ये क्या कर देगा, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, बाउंस बैक कर देगा पूरी लाइट एनर्जी को, होल लाइट एनर्जी। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, इसी फिनोमेना को बोलेंगे हम लोग ये जो है रिफ्लेक्शन, यही फिनोमेना बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। तो यानी किसी भी शाइनी सरफेस पे, कोई जरूरी नहीं वो मिरर ही हो, जैसे मान लो एक नई स्टेनलेस स्टील की, जिसमें आप खाना खाते हो, जैसे मान लो कोई डिश है, जैसे कोई थाली है नई स्टेनलेस स्टील की, तो वो भी शाइनी सरफेस होता है, और उसके ऊपर भी लाइट की रे गिरती है, और लाइट की रे मतलब अपन, आप उसके अंदर भी अपनी क्या कर सकते हो, उसके अंदर भी अपनी इमेज देख सकते हो। अपनी जो डिश है जिसमें आप खाना खाते हो स्टेनलेस स्टील की, उसको आप क्या करो, अपने फेस के आगे रख लो, आपको उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई देने लग जाएगी, आपको अपनी इमेज दिखाई देने लग जाएगी। ऐसा ही मिरर में भी होता है। तो कोई भी शाइनी सरफेस, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी शाइनी सरफेस जिसके ऊपर लाइट की रे गिरती है, और गिरने के बाद में 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है वापस सेम मीडियम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। अच्छा भाई, अब मिरर तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कौन कौन सा, एक तो होता है प्लेन मिरर, जो हम लोग हमारी शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है प्लेन मिरर। दूसरा, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, मतलब इनका शेप है स्फेयर का, ये छोटा सा पार्ट होता है और स्फेयर का पार्ट है, तो इसलिए अपन इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर सेपरेट पढ़ेंगे अपन इसको। और ये दो टाइप है, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है कौन सा, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों को कंबाइंडली, दोनों को क्लब करके हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, चाहे मिरर आपका प्लेन हो, चाहे मिरर आपका कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, तीनों ही टाइप के मिरर एक बेसिक लॉ का यूज करते हैं रिफ्लेक्शन करते वक्त, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस लॉ को ओबे करके कोई भी मिरर या कोई भी शाइनी सरफेस लाइट एनर्जी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, बात कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नजर आ रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो,
क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सपोज करो ये जो है ये मिरर है, ये मिरर है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क करने वाला हूँ ये मिरर है। सपोज करो ये मिरर है आपका, ये रहा मिरर, ये आपका मिरर है, ये रहा मिरर। इस मिरर के अंदर देखो ऊपर वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये जो है ये तो है शाइनी सरफेस, और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये वाला, ये जो है ये है पेंट किया हुआ। मिरर अगर आपने देखा होगा, वैसे तो आपका मिरर फ्रेम में लगा हुआ होगा, लेकिन अगर अपन फ्रेम से मिरर को निकाल के देखें तो एक तरफ तो शाइनी होता है वो, जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं अपनी इमेज देखते हैं वो सरफेस तो शाइनी होता है, और पीछे वाला साइड जो होता है उसका पेंट किया होता है। तो हम लोग जब भी डायग्राम बनाएंगे तो पेंटेड सरफेस पे इस तरह से हम लोग लाइनिंग कर देंगे, ठीक है ना। ये जो लाइनिंग की हुई है इस तरह से पेंटेड सरफेस पे अपन लाइनिंग कर देंगे, और ये जो है ये लाइनिंग की हुई है, ये जो लाइनिंग की हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो लाइनिंग की हुई है इस तरह से, ये पेंटेड सरफेस पे अपन क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, ये ऊपर वाला सरफेस है शाइनी, चमकदार सरफेस है ये। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसके ऊपर हम लोग एक लाइट की रे मार रहे हैं। अब ये लाइट की रे आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट की रे, और इस लाइट की रे को ये आ रही लाइट की रे, ये एक लाइट की रे आ रही है, और इस लाइट की रे को बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। इस लाइट की रे को बोला हम लोगों ने इंसिडेंट रे, लिखा हुआ नाम ये है इंसिडेंट रे। आप चाहो तो इसको इनपुट रे भी बोल सकते हो। और लाइट की रे इस मिरर से टकराएगी, और अभी भी मैंने फिनोमेना बताया था कि ये एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं इसको, और पूरी की पूरी लाइट एनर्जी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। और ये जो लाइट की रे है ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये इस ट्रैक पे क्या हो गई, चली गई। तो ये तो जाने वाली रे, और ये वाली जो है ये क्या हो गई, ये हो गई आने वाली रे। तो ये तो इंसिडेंट रे, और जो टकरा के गई है क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है, इसलिए इस वाली रे को क्या बोलेंगे अपन, इस वाली रे को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे, इस वाली रे को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जिस जगह पर ये मिरर पे टकराई है, जिस जगह पर ये मिरर पे इंसिडेंट हुई है, जहां पर ये इसने जहां पर ये टकराई है इंसिडेंट रे, यहां पर आप एक 90 डिग्री की लाइन खींच लो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मार दो उस पॉइंट के ऊपर, इस परपेंडिकुलर को बोलेंगे अपन नॉर्मल। तो अपने पास में तीन चीजें हो गई। तीन चीजें क्या, एक तो लाइट की रे जो आई, इस आने वाली लाइट की रे को बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। एक जो लाइट की रे टकरा के वापस गई, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। आप चाहो तो इंसिडेंट रे को आप लोग क्या बोल सकते हो, इनपुट रे, और टकरा के जाने वाली रे को बोल सकते हो आप आउटपुट रे। और जिस जगह पे ये टकराई थी रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने एक लाइन खींच ली परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा अपन ने नॉर्मल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो आने वाली रे यानी इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे या इनपुट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, उसने एंगल बनाया ये वाला, इस एंगल को नाम देता हूं मैं एंगल आई। इस एंगल को नाम दिया अपन ने एंगल आई, ये नाम दिया अपन ने एंगल आई। और जो जाने वाली रे ये नॉर्मल से एंगल बना रही है ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल को नाम देता हूं मैं एंगल आर। इस एंगल को नाम दिया मैंने एंगल आर। तो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये वाले दोनों एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। केवल एक ही लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे मैं आपको इसको तीन में कन्वर्ट करके बता दूंगा, तीन लॉ बना लेंगे हम लोग, लेकिन जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। अच्छा, आप एक चीज और याद रखो, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा जो एंगल है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्योंकि ये मिरर के ऊपर आपने नॉर्मल खींचा था 90 डिग्री की लाइन, तो ये वाला जो एंगल है ये बचा हुआ, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आई, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ है 90 माइनस आई, और इस 90 माइनस आई को मैंने बोला है थीटा। देखो मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको डायग्राम। जैसे ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसका ऊपर वाला सरफेस है, ये तो क्या है, ये तो है शाइनी, और जो नीचे वाला सरफेस है ये अपन ने किया हुआ है पेंट, ये पेंट किया हुआ है। अब हम लोग इसके ऊपर एक लाइट की रे मारते हैं, ये लाइट की रे मारी मैंने, ये लाइट की रे मारी, ये आने वाली रे, इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ, इसको अपन बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे। और ये जो है ये जाने वाली रे, यहाँ टकराई और टकरा के ये वापस ऐसे क्या हो गई, ऐसे चली गई। ये रे आई थी और ये वाली रे क्या हो गई, वापस चली गई। अब जिस जगह ये टकराई है यहाँ पर आप एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, ये 90 डिग्री की लाइन बना दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। इसका इस रे का नाम रख रहे हैं अपन नॉर्मल। तो ये वाली जो है ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, और ये जो है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, आउटपुट रे भी बोल सकते हो। और ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल। अच्छा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को बोलना है अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका नाम रखा है मैंने एंगल आई। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से आने वाली रे का एंगल। अच्छा, ये जो जाने वाली रे है जिसको नाम अपने रिफ्लेक्टेड रे दिया है, और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोला है अपन ने एंगल आर। ये वाला एंगल है एंगल आर। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस आई, ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस आई, इसका नाम रख दिया मैंने थीटा।
इसका नाम ऐसे सिंपली कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ और बोल दो, है इसका नाम रख दिया मैंने थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का है। ये वाला जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्मल से लेके और मिरर तक का एंगल, ये जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस आर। ये वाला एंगल बचा 90 माइनस आर, और इस एंगल का नाम रख देता हूँ मैं फाई। इस एंगल का नाम रख दिया मैंने फाई। ये सिंबल है, इस तरह से एक ओवल बना के आप उसको काट दो तो इसको बोलते हैं अपन फाई। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर। तो ये एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर। और ये वाले जो थीटा और फाई है, ये जो 90 माइनस आई, ठीक है ना, ये वाला 90 माइनस आई और ये 90 माइनस आर, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी थीटा और फाई भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली बराबर होते हैं। जैसे ये अगर एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल आर है, ये दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लो ये है 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री का है, तो ये भी 15 डिग्री का होगा। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन भाई अगर ये 15 डिग्री का है, ये एंगल आई अगर 15 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, ये होगा 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री का। और अगर ये वाला 15 डिग्री का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये दोनों एंगल थीटा और फाई आपस में बराबर होते हैं। मतलब थीटा अगर 75 है तो ये भी 75 होगा, और एंगल आई और एंगल आर भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 15 डिग्री का है तो ये वाला भी क्या होगा, 15 डिग्री का होगा। अगर एंगल आई जो है ये 15 डिग्री का है, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 15 डिग्री का होगा। ये दोनों आपस में 15 डिग्री के होंगे, और ये दोनों आपस में कितने होंगे, ये दोनों आपस में 75 डिग्री होंगे। अच्छा, चारों कब बराबर होंगे, चारों तब बराबर होंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, यानी एंगल आई कितना हो, एंगल आई हो 45 डिग्री। तो ये चारों बराबर हो जाएंगे। 45 डिग्री हो कैसे, अगर एंगल आई 45 है तो एंगल आर भी 45 होगा। और अगर एंगल आर 45 होगा तो जो थीटा है, थीटा कितना है 90 माइनस आई, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 इक्वल्स टू 45, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। और फाई कितना हो जाएगा, फाई भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वो 90 माइनस आर है और आर कितना है 45। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि ये दोनों इंडिविजुअली बराबर होते हैं। कौन कौन सा है, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। और ये जो है ये थीटा और फाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, ये चारों कब बराबर होंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो, 45 डिग्री का। अगर 45 डिग्री का हो तो ये न्यूमेरिकल करने के काम में आएंगे अपने, तो ये याद रखना आपको। तो ये जो है ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक दो लॉ और याद रखो, एक लॉ और याद रखो आप। पहला लॉ तो ये हो गया एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा लॉ ये हो गया एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल फाई। इसको ऐसे याद रखो कि आने वाली रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वही जाने वाली रे बनाती है। ये आने वाली रे, ये जो है ये क्या है, ये है आने वाली रे, और ये जो है ये क्या है, ये है जाने वाली रे। तो इन्होंने नॉर्मल से सेम एंगल बनाया दोनों ने। और जो आने वाली रे है और जो जाने वाली रे है वो मिरर से भी सेम एंगल बनाती है। ये मिरर से बनने वाला एंगल है, ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ये मिरर से बनने वाला एंगल है, तो ये इक्वल होते हैं। अच्छा, एक लो ये याद रखो कि ये आने वाली रे, जाने वाली रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन में मतलब कि अगर जैसे सपोज करो ये जो है ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर देखो। अब अगर इसके ऊपर एक रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो जाने वाली रे है वो ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। वो अगर रे ऐसे आई तो जाने वाली रे कैसे होगी, जाने वाली रे जो है वो ऐसे हो जाएगी, इस तरह से जाने वाली रे होगी, ये जाने वाली रे होगी। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। एक सेकेंड मुझे मार्कर लेने दो। देखो, अब देखो आप, ये इस तरह से, ये जो ग्रीन कलर का मार्कर है, ये ग्रीन कलर वाला जो पेन है, इसको आप जाने वाली रे बोल दो, और जो ब्लैक कलर वाला पेन है इसको आप लोग आने वाली रे बोल दो। तो ये वाली जो रे आ रही है ये इंसिडेंस रे, ये जो जा रही है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये तीनों सेम प्लेन में है। और नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर वाला पेन है इसको तो बोल दो आप रिफ्लेक्टेड रे, ब्लैक कलर वाला पेन है इसको बोल दो आप क्या, इसको बोल दो आप इंसिडेंस रे, और जो व्हाइट कलर वाला पेन है ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। ये मैं प्लेन बना रहा हूँ तो ये जो है ये सेम प्लेन में होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर कोई रे मिरर के ऊपर आकर गिरती है, वो चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो,
चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, हर टाइप का मिरर, चाहे मिरर टेढ़ा मेढ़ा हो, इरेगुलर मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, जहां पे भी लाइट की रे आके गिरेगी है तो वहां पर आप एक 90 डिग्री की लाइन बना लो, उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल। आने वाली रे को बोलेंगे अपन इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे या इनपुट रे। और ये आने वाली रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना का उतना जाने वाली रे बनाएगी। जाने वाली रे को आप लोग बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे या फिर बोलोगे आप आउटपुट रे। तो ये आने वाली रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से उसको बोलेंगे अपन एंगल आई, और जाने वाली जो रे एंगल बना रही है उसको अपन बोलेंगे एंगल आर। और एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पहला लॉ। अब जब एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे तो आने वाली रे का मिरर के साथ में बनने वाला एंगल जिसको कि मैंने थीटा से शो किया है, और जाने वाली रे का मिरर के साथ में बनने वाला एंगल जिसको कि मैंने फाई से शो किया है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये चारों कब बराबर होंगे, यानी थीटा फाई आई और आर जब एंगल कितने पे गिर जाए, वो 45 डिग्री पे, यानी नॉर्मल से 45 डिग्री पे गिर गई तो क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल ही क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये तीन लॉ याद रखने अपने को। ये जो थीटा और फाई वाला है ये अपने काम में आएगा किसमें, ये अपने काम में आएगा न्यूमेरिकल करने में। और ये एंगल आई और एंगल आर वाला है, ये बुकिश लैंग्वेज है जिस जो कि बुक में लिखा हुआ रहता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, इन्हीं लॉ का यूज करते हुए हम लोग लेते हैं एक न्यूमेरिकल। पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, हाथों हाथ मैं दे रहा हूं, आप ट्राई मारना। देखो, सपोज करो ये दो मिरर है, एक ये रहा मिरर और दूसरा मिरर ये रहा। एक मैंने ब्लू कलर से बनाया, एक मैंने रेड कलर से बनाया। ये जो नीचे का सरफेस है ये इसका पॉलिश्ड है, पेंट किया हुआ है, और ये एक मिरर है। इस मिरर का नाम रख रहा हूं मैं M1, मिरर 1। ये जो दूसरा मिरर है इस मिरर का नाम रख रहा हूं मैं M2। एक लाइट की रे आ रही है, और ये जो लाइट की रे है इट इज पैरेलल टू M2, ये M2 के पैरेलल है। और अपनी कंडीशन क्या है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस रे बिकम पैरेलल टू M1। मतलब आई तो ये M2 के पैरेलल है, और दो रिफ्लेक्शन मार के, पहला रिफ्लेक्शन किस पे मारेगी, ये M1 पे, दूसरा रिफ्लेक्शन किस पे मारेगी, M2 पर है। और दो रिफ्लेक्शन के मार के ये क्या हो जाएगी, ये M1 के पैरेलल हो जाएगी। तो अपने को ये जो एंगल है, ये एंगल अपने को थीटा पता करना है। ये जो एंगल दिख रहा है, ये इन दोनों मिरर के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल अपने को थीटा जो है ये पता करना है, फाइन थीटा। ये अपना क्वेश्चन, आप लोग ट्राई मारो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको कॉपी पेन से करके देखने की कोशिश करो। आपसे होता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा इसको। मैं पॉज दे रहा हूँ, एक बार इसको करने की कोशिश करो। मैं एक बार इसको आपको विजुअलाइज कर दूं मेरे हाथों से। देखो इधर, ये इस तरह से है, दो मिरर इस तरह से। ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का ये एंगल अपन ने थीटा बोला है ना। ये वाला जो मिरर है ये M2 है, और ये वाला जो मिरर है ये M1 है। एक लाइट की रे ऐसे आई है, एक लाइट की रे ऐसे आई है इस तरह से, और सबसे पहले ये इस मिरर के पैरेलल आई है, इस मिरर के, और इसके ऊपर आके गिरी है ऊपर वाले मिरर पर, बिल्कुल पैरेलल आई है, इस मिरर के ऊपर आकर गिरी है। अब एक रिफ्लेक्शन ये यहाँ से खाएगी, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से खाएगी, और उसके बाद में इसके पैरेलल हो जाएगी, इस वाले के पैरेलल हो जाएगी। तो अपने को ये थीटा पता करना है कि इन दोनों के बीच में ये थीटा कैसा है। अच्छा, अपने को ये लाइन जैसे क्यों दिख रहा है, मिरर लाइन जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये आपको मिरर ये लाइन जैसे ही दिखेंगे। जैसे अगर मैं कोई से भी दो सरफेस ले लूं, जैसे मान लो मैंने ये दो सरफेस लिए, ये दो सरफेस लिए मैंने ऐसे, ये दो लिए तो ये तो आपको लाइन जैसा ही तो दिख रहा है। यहां से ये देखोगे तो ये लाइन जैसा दिख रहा है,
और ये जो देखोगे तो ये भी लाइन जैसा दिख रहा है, इसलिए अपने को तो ये दो लाइनें नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में मिरर ये है और मिरर ये है। मतलब ये जो है ये मिरर है, ये मिरर है, लेकिन आपको आपको केवल ये दो लाइनें नजर आ रही है, केवल ये दो लाइनें नजर आ रही है आपको। तो करो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर मैं करता हूं, वेट कर रहा हूं मैं। देखो मैं सॉल्व करता हूं, और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रही है, इसमें रे डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो आपको हर क्वेश्चन डायग्राम से होगा। देखो मैं कर रहा हूं इसको, ये क्वेश्चन डायग्राम था, इसी के अंदर मैं सॉल्यूशन डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये लाइट की रे आई, ये लाइट की रे आके इसके ऊपर टकराई, ये सीधी की सीधी इसके ऊपर टकराई, यहां पे होगा इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्ट होके ये कुछ ऐसे गई होगी, अंदाजे से बना रहे हैं ऐसे ही, ये ऐसे गई होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, देखो पहला रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका सेकंड रिफ्लेक्शन। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर आफ्टर टू रिफ्लेक्शन रे बिकम पैरेलल टू m1, अब ये m1 के पैरेलल हो जाएगी, तो अब आप इसको m1 के पैरेलल निकाल दो, ये निकाल दिया अपन ने इसको m1 के पैरेलल। ये हो गई m1 के पैरेलल, दो रिफ्लेक्शन भी अपन ने कर दिए, और फाइनली जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो अपन ने पूरी कर दी कि ये m1 के पैरेलल हो गई। अब देखो अपने को ये थीटा पता करना है, कैसे थीटा पता करें? देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रे और ये मिरर ये आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हुआ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हुआ। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि थीटा और फाई क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये फाई की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आने वाली रे मिरर से जो एंगल बनाई है वही जाने वाली रे मिरर से एंगल बनाएगी, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा दूसरा, अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। कर्सर को देखो, कर्सर कहाँ चल रहा है, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा। तो इसलिए इस एंगल को भी मैं क्या बनाता हूँ, इस एंगल को भी मैं थीटा ही बनाता हूँ। कारण क्योंकि ये जो दोनों ब्लू कलर की रे और ये ब्लू कलर का मिरर है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी पैरेलल है। देखो ये वाली रे और ये वाली रे और वो मिरर ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा तो ये थीटा है, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक थीटा ही होगा। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम मैं हैश रख देता हूं, और इन ट्राइंगल हैश, इन ट्राइंगल हैश, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल कितने हैं, थीटा थीटा थीटा। अच्छा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो थीटा प्लस थीटा इक्वस टू कितना हो गया, इक्वस टू हो गया 180, ये हो गया। तो 3 थीटा इक्वस टू कितना हो गया, 3 थीटा इक्वस टू हो गया 180, और 3 को अपन नीचे ले जाते हैं 180 के, तो ये हो गया 180 अपॉन कितना, अपॉन 3, और ये कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। ये है सिंपल। तो ये जो है ये अपना थीटा पता हो गया है, और ये अपन ने कैसे निकाला, बस सिंपल ज्योमेट्री लगाई है और ज्योमेट्री निकाल के ये थीटा निकल गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करेंगे प्लेन मिरर के, उसके बाद में स्फेरिकल मिरर पढ़ना है अपने को। आप लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।